नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कब तक चलेगी ये जंग, इस सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या जंग का स्वरूप बदलेगा? ये जंग क्या अब खत्म होने के करीब पहुंच रही है या फिर ये बस केवल एक ऐसी तारीख जो दी जा रही है 9 मई की, वो केवल अटकलबाजी है? इन सारी चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं और यह भी कि क्या युद्ध का स्वरूप बदलकर यह परमाणु युद्ध तो नहीं हो जाएगा। हम आपको इस समय बड़े अपडेट्स दे देते हैं जो कि इस युद्ध से जुड़े हुए हमारे सामने आ रहे हैं। 38 दिन हो चुके हैं रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला हुआ था रूस द्वारा। 25 फरवरी को कीव पर मिसाइल हमले किए गए थे। हालांकि उसके बाद कमोवेश कीव में आपको शांति दिखी, लेकिन 27 फरवरी में खार्किव पर रूस का अटैक हुआ। वहां पर लगातार बमबारी होती रही। 28 फरवरी को वैक्यूम बम गिराने के आरोप लगे रूस पर। 2 मार्च को मारियोपोल पर रूस की बमबारी हुई। मारियोपोल में यूक्रेन का सरेंडर से इनकार। 21 मार्च की यह खबर आई जहां पर आम लोग भी टैंकों के सामने खड़े होते हुए नजर आए। 29 मार्च को इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई। 30 मार्च को कीव चेर्निहिव में रूस ने बम गिराए। लेकिन उसके बाद चूंकि बातचीत हुई थी, क्या रूस की सेना पीछे हटेगी? लेकिन इसके बीच बेलगोरोड पर यूक्रेन के हमले का आरोप लगाया गया 1 अप्रैल को, और 2 अप्रैल अब तक 40 लाख से ज्यादा यूक्रेन के लोगों का पलायन हो चुका है। इस समय की बड़ी खबर भी आपको दिखा देते हैं। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, इसके हिसाब से यूक्रेन ने एक नया दावा किया है। उत्तरी क्षेत्र से तेजी से हट रही है रूसी सेना। उत्तरी क्षेत्र से ही रूस की सेना यानी कि बेलारूस की सीमा से होते हुए उसने कई इलाकों की ओर आगे प्रवेश किया था। चेर्नोबिल की ओर वहां पर प्रवेश किया था, लेकिन कई इलाकों से पीछे हटने की खबर है, जिसमें चेर्नोबिल भी है, कीव भी है, चेर्निहिव भी है। ये सारे इलाके उत्तरी क्षेत्र से तेजी से हट रही है रूस की सेना। लेकिन दोनों तरफ के जो दावे होते हैं उनके बीच की जो हकीकत है उस पर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। कौन किसके साथ है, पहले हम उस पर एक नजर डाल लेते हैं। क्योंकि जब इस जंग की शुरुआत हुई तो एक तस्वीर यह पेश की गई कि रूस के खिलाफ सारे के सारे देश हो जाएंगे। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर चर्चा को, बहस को देखा गया तो उसमें यह भी समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं है। रूस अलग थलग तो पूरी तरीके से नहीं है। अब यूक्रेन के साथ जो अधिकतर देश आप देखते हैं उसमें सबसे अहम हो जाता है अमेरिका। यूक्रेन के साथ जो देश आप खड़े देखते हैं उसमें यूरोप के देश वो तमाम हो जाते हैं जो नेटो के सदस्य भी हैं। रूस के खिलाफ आंखें तो तरेरते हैं लेकिन पूरी तरीके से सामने खड़े नहीं हो पाते हैं, खासकर जब उस प्राकृतिक संपदा की बात आती है जो रूस से ही उन्हें हासिल होती है और अच्छी कीमतों पर हासिल होती है। वहां कई लोगों के हाथ पांव कांपने लगते हैं, कई देशों के। लेकिन रूस के साथ जो देश खड़े हैं उनके हिसाब से भी अगर हम समझें तो यह समझ में आता है कि दुनिया अगर 2 खेमों में बटी दिखती है तो किसी खेमे को आप मजबूत या फिर किसी खेमे को कमजोर मान नहीं सकते हैं। इन 2 खेमों में दुनिया को बंटना चाहिए नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किलें, अगर यह युद्ध आगे किसी तीसरे विश्व युद्ध के रूप में तब्दील होता है तो ये 2 खेमे अपने आप में यह बताते हैं कि युद्ध को आगे बढ़ना क्यों नहीं चाहिए, युद्ध का विस्तार क्यों नहीं होना चाहिए। बेलारूस वो देश जहां से रूस की सेना भी आगे बढ़ी, आर्मेनिया हो गया, ये सारे वो देश हैं जो रूस के साथ खड़े रहे। और आज की तारीख में अगर हम ये चर्चा यहां पर कर रहे हैं अपने तमाम खास मेहमानों के साथ, तो उसमें अहम ये सवाल हो जाता है कि ये युद्ध आखिर कब तक। और जो चर्चा हम जनरल सिवाच कर रहे थे उसमें अगर एक और कड़ी, और मेरा यकीन है कि आप उस समय आप उसमें भी जोड़ना चाह रहे थे कि क्या वाकई रूस के हटने को वहां से व्लादिमीर पुतिन ने एक एक करके यूक्रेन के तमाम शहरों पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू किए। पहले यूक्रेन के सैन्य ठिकाने उड़ाए, फिर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू किया। यूक्रेन के जो शहर एक समय पर जगमगाते थे वो खंडहर में तब्दील होना शुरू हो गए। पुतिन का मकसद सिर्फ एक था कि यूक्रेन को नेस्तनाबूद करके रूस का वर्चस्व स्थापित करें और जीत का सहरा अपने सर बांधे। युद्ध जीतने का पहला पैमाना है कि दुश्मन देश ने कितनी जमीनों पर कब्जा किया, और जिस देश पर हमला हुआ
उसने उन जमीनों को दुश्मन देश से कितना वापस लिया। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के एक एक शहर को तबाह करना शुरू किया, लेकिन उनके इस मंसूबे के सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। На Чернігівському напрямку в Сумській області продовжується вигнання окупантів. Вони і самі усвідомлюють, що जो जंग शुरू में लग रही थी कि रूस 4 दिन में खत्म कर देगा, वो 1 महीने से ज्यादा चल गई। यानी रूस ने युद्ध जितना आसान समझा था उतना निकला नहीं। करीब 40 दिन के बाद रूस ने ताबड़तोड़ हमलों के साथ यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया। मिसाइलों, रॉकेटों और बमों की रूसी सेना ने ऐसी बरसात की कि शहर के शहर तबाह होते गए। जिन शहरों की खूबसूरती पर यूक्रेन को नाज था, वो किसी कब्रिस्तान से नजर आने लगे। दरअसल पुतिन यूक्रेन पर 4 अलग अलग एक्सिस या धुरियों से नियंत्रण करना चाह रहे हैं। पहला कीव एक्सिस। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव को उत्तर पश्चिम, पश्चिम और पूर्व से घेरने की कोशिश कर रहा है। रूसी सेना कीव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है और कीव के आसपास के इलाकों में बमबारी बढ़ा दी है। दूसरा खार्किव एक्सिस। खार्किव पर हमले तो जबरदस्त हुए हैं, लेकिन अभी भी वो रूस के कब्जे में नहीं है, क्योंकि यूक्रेन की सेना के साथ साथ स्थानीय लोग भी युद्ध में उतर आए हैं। तीसरा डॉनबास एक्सिस। रूसी सेनाएं और रूसी समर्थक अलगाववादी लुहांस्क और डोनेस्क पर पूर्ण नियंत्रण के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हुए हैं। और चौथा है क्रीमिया एक्सिस। रूसी सेना माइकोलाइव पर पूर्वी दिशा से कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अगर वो इस पर नियंत्रण कर पाए तो उनका अगला निशाना होगा ऐतिहासिक शहर ओडेसा। यूक्रेन अपनी एक ज्यादा आक्रामकता दिखा रहा है, चाहे वो बेलगोरोद का तेल डिपो बॉम्ब करना हो या फिर इनफैक्ट मारियोपोल जैसे इलाकों में भी यूक्रेन का दावा है कि उसने चुनौती दी है रूसी फोर्सेस को। अब किस हिसाब से देखें इसे? श्वेता, ये मेरे ख्याल पहले हफ्ते में क्लियर हो गया था कि जो रूस की सारी स्ट्रैटेजी है ये विफल होने जा रही है। ये बात अपनी जगह ठीक है कि दक्षिण के क्षेत्र में रूस ने काफी बड़े एरिया के ऊपर कब्जा किया, लेकिन कोई भी बड़ा शहर उनके कब्जे में नहीं आया। मारियोपोल में भी अभी लड़ाई चल रही है। खैरसन उन्होंने ले लिया था, लेकिन उसमें भी अब वो पीछे हट रहे हैं। और कुछ जो खबरें आ रही हैं उसमें यूक्रेन की सेना वहां पर भी वापस आ गई है। पूर्व के क्षेत्र में कुछ एरियाज में, डॉनबास के एरियाज में उनकी उपलब्धियां रही हैं। वैसे इससे पहले रूस की सेना यूक्रेन के कई दूसरे शहरों पर नियंत्रण कर चुकी है। चेर्नोबिल पर रूस का कब्जा। जंग के पहले दिन ही रूस की सेना ने यहां पर कब्जा कर लिया। चेर्नोबिल में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, जहां 1986 में भयानक हादसा हुआ था। यूक्रेन ने इस पावर प्लांट पर रूसी कब्जे को लेकर चिंता जताई है। चेर्निहिव में संघर्ष जारी। यूक्रेन के उत्तर में स्थित चेर्निहिव प्रांत पर भी रूस की सेना ने कब्जा तो कर लिया है, लेकिन संघर्ष अब भी जारी है। यूक्रेन का दावा है कि चेर्निहिव में रूस की सेना बमबारी कर रही है, जहां की इमारतों और पुलों को तबाह कर रही है। सूमी में युद्ध जारी। सूमी पर रूस की सेना ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब यूक्रेन का दावा है कि उसने इसे रूसी सेना के कब्जे से छुड़ा लिया है। सूमी वही इलाका है जहां 700 भारतीय फंसे हुए थे, जिन्हें बाद में निकाल लिया गया। खेरसन पर रूस का कब्जा। खेरसन में भी रूस की सेना का कब्जा होने की बात कही जा रही है। इसी इलाके में जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिस पर रूस की सेना ने कब्जा कर लिया था। हालांकि यहां भी उसे यूक्रेन की सेना की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। खेरसन वही इलाका है जहां पर यूक्रेन का आरोप है कि आम नागरिकों को टारगेट करने के लिए रूस की सेना ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है, जो वॉर क्राइम है।
मारियोपोल तबाह हो गया। सबसे भयानक बमबारी मारियोपोल में हुई है। यूक्रेन के मुताबिक इस शहर में रूसी हमलों में 5000 लोग मारे जा चुके हैं। हजारों लोग बेघर हुए हैं। अस्पताल घायलों से भर गए हैं। हालात ऐसे हैं कि मृतकों को पार्कों और स्कूलों में दफन किया जा रहा है। रूस ने यहां पर ऐसी तबाही मचाई है कि 90% इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी इस पर रूस का कब्जा नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि रूस की सेना यूक्रेन की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और उसके पास हथियार भी ज्यादा है और बेहतर है। लेकिन यूक्रेन भी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। कई मोर्चों पर यूक्रेन ने रूस को पीछे धकेला भी है। एक तरफ बात अहम की है, दूसरी तरफ बात स्वाभिमान की है। एक तरफ रूस ने कीव की जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने कीव को बचाने में पूरी ताकत लगा दी है। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि कीव गिरा तो युद्ध हाथ से गया। पुतिन को भी ये मालूम है कि कीव हाथ आया तो वो लड़ाई जीत जाएंगे, क्योंकि कीव राजधानी है और यही है प्रेसिडेंशियल पैलेस भी। लेकिन ज़ेलेंस्की डटे हुए हैं। कीव यूक्रेन की राजधानी है। कीव में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की एज ए प्रेसिडेंट वहां रहते हैं। कीव एक राष्ट्र का एक चिन्ह है, पहचान है। तो जब तक कीव नहीं गिरेगा तो ये आप समझिए यूक्रेन ने पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया है। डोनबास रीजन में यदि रूस कई क्षेत्र ले भी लेता है, सी ऑफ अज़ोव, ब्लैक सी में भी पोर्ट्स को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, तो भी कीव एक ये प्रतिष्ठा का चिन्ह है। यूक्रेन की सेना ने हिट एंड रन की स्ट्रेटजी अपनाई है। नेटो देशों से मिल रहे हथियारों ने उनका हौसला बढ़ाया है। इन्हीं हथियारों के दम पर रूस की सेना दूर से निशाना साधने पर मजबूर है। रूस अभी तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में नाकाम रहा है। यूक्रेन की सेना के मुकाबले रूस की सेना ज्यादा बड़ी है और उसके पास हथियार भी ज्यादा है। ये बात सच है कि हथियारों के मामले में रूस और यूक्रेन का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर नेटो देशों की ताकत यूक्रेन के साथ मिल जाती है तो संतुलन बिगड़ जाता है। नेटो देशों के पास 54,05,700 सैनिक हैं, तो रूस के पास 13,50,000। नेटो के पास 20,723 लड़ाकू विमान हैं, तो रूस के पास 4,173। नेटो के पास 14,682 टैंक हैं, तो रूस के पास 12,420। नेटो देशों के पास 5,040 सेल्फ प्रोपेल्ड तोपें हैं, तो रूस के पास 6,574। नेटो देशों के पास 2,049 मिलिट्री शिप्स हैं, तो रूस के पास 605। नेटो के पास 144 पनडुब्बियां हैं, तो रूस के पास 70। और अब सबसे निर्णायक, नेटो के पास 6,065 परमाणु बम हैं, तो रूस के पास 6,255। यही वजह है कि नेटो के तमाम देश रूस से सीधा सीधा मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूस के पास जो परमाणु बम है वो दुनिया के किसी भी शहर को अपना निशाना बना सकते हैं। यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, तो आर्टिकल 5 के तहत तो नाटो घुस नहीं सकता। दूसरी बात है कि यदि नाटो घुसता है यूक्रेन में, मिलिट्री बूट्स ऑन द ग्राउंड लाता है, ट्रुप्स फिजिकली लैंड करते हैं, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 होने से कोई रोक नहीं सकता। तब रूस कहेगा ये वर्ल्ड वॉर 3 है और विश्व युद्ध 3 छिड़ेगा। लेकिन फिर भी यूक्रेन ने रूस के 15,000 सैनिकों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। नेटो का अनुमान है कि अब तक 7,000 से 15,000 रूसी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि रूस के दावों के मुताबिक अभी तक उसके 1351 सैनिक ही इस युद्ध में मारे गए हैं, जबकि रूसी आक्रमण में उसने 14,000 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया है और 16,000 घायल हुए हैं। हालांकि रूसी अखबार कोमसोमोल्स्काया प्रवादा के मुताबिक 21 मार्च तक रूस यूक्रेन युद्ध में 10,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। अखबार ने रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से यह खबर छापी थी, लेकिन बाद में इस खबर को हटा लिया गया और कहा गया
कि अखबार की वेबसाइट हैक कर ली गई, जिसके कारण गलत आंकड़ा सामने आ गया। नेटो देशों का दावा है कि रूस ने न केवल इस युद्ध में अपने हजारों सैनिकों को गंवाया है, बल्कि जो मारे गए हैं उनमें बड़ी संख्या में रूसी जनरल्स भी थे। पश्चिमी देश दावा करते हैं कि रूस के फौजी इस कदर नौसिखिए हैं कि रूस के बड़े कमांडर्स को युद्ध लड़ने के लिए आगे जाना पड़ा है और वो मारे जा रहे हैं। अगर ये सच है तो रूसी सेना के लिए बहुत बड़ी क्षति। मैदानी जंग में फ्रंट लाइन पर जनरल्स का कोई काम नहीं होता। जनरल्स का काम होता है ऑपरेशनल प्लान्स बनाना, जिनको जूनियर कमांडर्स जो हैं फ्रंट लाइन सोल्जर्स के माध्यम से एग्जीक्यूट करते हैं। फ्रंट लाइन सोल्जर्स ही सबसे आगे होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि उनके कमांडर्स के बनाए हुए प्लान जो हैं उनके द्वारा वो दुश्मन के ऊपर हमला करें और दुश्मन के ऊपर हावी हो, दुश्मन को बर्बाद करें। जहाँ तक जनरल्स का काम है, जनरल्स पीछे होते हैं, वो अपने हेडक्वार्टर्स में सारे इनपुट्स लेकर, सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स लेकर ऑपरेशनल प्लान्स बनाते हैं, जिसके माध्यम से वो हर प्रकार से दुश्मन को क्रॉस कर सके। नेटो के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने अब तक इस युद्ध में 7 रूसी जनरलों को मार गिराया है, जबकि रूस के मुताबिक उसने अभी तक सिर्फ एक बड़े अफसर मेजर जनरल आंद्रे सुखोवेत्स्की को ही इस जंग में खोया है। नेटो के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल याकोव ब्रेजांत्सेव खेरसन के पास एक एयर स्ट्राइक में मारे गए। लेफ्टिनेंट जनरल आंद्रे मादविचेव भी इसी बेस पर एक एयर स्ट्राइक में मारे गए। 150वीं मोटराइज्ड राइफल डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल ओलेग मित्येव मारियोपोल की लड़ाई में मारे गए। आजोव रेजिमेंट ने उनको मारने का दावा किया। 29वीं कंबाइंड आर्मी के मेजर जनरल आंद्रे कोलेस्निकोव 11 मार्च को युद्ध में मारे गए। 41वीं कंबाइंड आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल विताली गेरासिमोव 7 मार्च को खार्कीव के बाहर मारे गए। 41वीं कंबाइंड आर्मी के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल आंद्रे सुखोवेत्स्की 3 मार्च को एक स्नाइपर के निशाने से मारे गए। आमतौर पर पूरी की पूरी लड़ाई के दौरान मैक्सिमम 1 या 2 जनरल्स मारे जाते हैं। जहाँ तक यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है, इसमें कहा जा रहा है कि 7 से 8 रशिया के जनरल जो हैं हताहत हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा सेटबैक है। साफ तौर पे दर्शाता है कि ट्रुप्स का मोरल और मोटिवेशन डाउन है, लीडरशिप पुअर है और इतने बड़े पैमाने पर जनरल्स का मारा जाना एक बहुत बड़ा सेटबैक है। मेरा मानना ये रहा है और आपने सुना भी है कि यूक्रेन की फोर्सेस का मोरल बहुत हाई है और उनकी लीडरशिप ने बहुत अव्वल दर्जे की लीडरशिप दिखाई। रूस की फौज का मोरल काफी लो है। 7 लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स को कैजुअल्टी कम समय में एक अच्छी लीडरशिप, प्रोफेशनल लीडरशिप नहीं दिखलाती है। तो ये जो रूस कई जगह से हट रहा है, कीव से या चेन्नई से, इसको मैं टैक्टिकल विड्रॉल भी मान सकता हूँ। जानकारों के मुताबिक रूस इस जंग में अपने 20 बड़े अधिकारियों या जनरलों के साथ उतरा था। और अगर यूक्रेन के दावे सच्चे हैं तो 7 जनरलों के मारे जाने का मतलब है कि रूस के 20% जनरलों की मौत हो चुकी है। इसके 2 मतलब निकलते हैं। पहला ये कि या तो ये जनरल गलत वक्त पर गलत जगह थे और लड़ाई में मारे गए, या फिर यूक्रेन की सेना चुन चुन कर रूसी सेना के बड़े अफसरों को ही टारगेट कर रही है। अगर ऐसा है तो ये रूस के लिए मनोबल तोड़ने वाला और यूक्रेन के लिए हौसला बढ़ाने वाला कदम है। लेकिन इन सब के बीच ही पुतिन का हमला लगातार जारी है।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार रूस के हमले के बाद से अब तक 40 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में यह सबसे बड़ा शरणार्थी संकट है। लेकिन जानकारों की माने तो युद्ध जीतने के लिए यह पुतिन की रणनीति भी हो सकती है कि वो जानबूझकर पश्चिमी देशों के लिए शरणार्थी संकट पैदा करना चाहते हैं, ताकि वो देश थक हार कर पुतिन की शर्तों को माने। जिंदगी बचाने के लिए घर बार और जान में से एक को चुनना पड़े तो यकीनन आदमी जान ही चुनता है। यूक्रेन के 40 लाख लोगों ने भी जान ही चुना। जब रूस ने सैन्य ठिकानों से हटकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू किया तो उनके मंसूबे साफ होने लगे। ऐसे में लोगों के पास जान बचाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। यूक्रेन के अलग अलग शहरों से जान बचाकर लोग आसपास के सुरक्षित इलाकों में पलायन करने लगे। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज के मुताबिक अब तक यूक्रेन से 40 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, जिसमें 23,62,044 लोग पोलैंड में शरण ले चुके हैं, 2,83,824 लोग स्लोवाकिया में, 3,68,807 लोग हंगरी में, 2,93,140 लोग रोमानिया में, 3,88,837 लोग मोल्डोवा में, 3,50,832 लोग रूस में, 11,821 लोग बेलारूस में जान बचाने के लिए पलायन कर चुके हैं, जिनमें से यूनिसेफ के मुताबिक 50% बच्चे हैं। बम और मिसाइल जब आसमान से गिरने शुरू हुए तो उन्होंने न घर देखा, न अस्पताल, न शेल्टर होम, न बंकर, हर जगह तबाह कर दी। यूक्रेन के शहरों में रूस ने इतने बम गिराए कि कई शहरों की तो हस्ती ही मिट गई। मारियोपोल का मंजर खौफनाक था। Ті договори про НАТО, і завжди ми говоримо про це, що наше небо потрібно захищати так, як і небо Альянсу, але ми розуміємо, що завжди є але, якою буде відповідь НАТО членам Альянсу на сході Європи, якщо вже вони звертаються по захист. Якщо до них прилетять російські ракети, не дай Бог, російські літаки. Росія атакувала нашу Львівську область, ракетний удар у 20 кілометрах від. इस लिहाज से रूसी आक्रमण के कारण पुतिन को पहली शर्त में तो कामयाबी मिल गई, लेकिन अपनी बाकी शर्तों को मनवाने के लिए पुतिन ने पश्चिमी यूरोप पर शरणार्थी संकट पैदा कर दिया। देखिए, जैसे अमेरिका ने आर्थिक सैंक्शंस को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है रूस के खिलाफ, उसी तरह से रूस अब रिफ्यूजी प्रॉब्लम को हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। और यूरोप में जब यूक्रेनियन रिफ्यूजी जाएंगे तो वहाँ के यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था अभी एज इट इज डमाडोल है, और लोड पड़ेगा। प्रजातंत्र व्यवस्था में बहुत ही खिंचावतानी शुरू हो जाएगी, लोग भूखमरे भूख से तबाह होंगे, डेमोग्राफिक कंपोजिशन में बदलाव आएगा, वहाँ की सरकारें स्ट्रेस में आएंगी। तो ये क्या यूरोप इसको झेल पाएगा? संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार शरणार्थियों को शरण देने के मामले में तुर्की पहले स्थान पर है। 2021 के मध्य तक तुर्की ने 37 लाख शरणार्थियों को पनाह दी है। इसके बाद नंबर आता है कोलंबिया का, जहां वेनेजुएला क्राइसिस के बाद 17 लाख शरणार्थियों को अपनी सीमा में प्रवेश की अनुमति दी।
इसके बाद युगांडा 15 लाख, पाकिस्तान 14 लाख, जर्मनी 12 लाख का नंबर आता है। लेकिन यूक्रेन रूस के बाद जो लोग पलायन करके पोलैंड पहुंचे हैं, उसने इस लिस्ट में पोलैंड को दूसरे नंबर पर ला दिया है। यूक्रेन रूस के हमलों से अगर तबाह हो रहा है तो रूस के लिए भी आर्थिक रूप से यह जंग आसान नहीं है। एक शोध के अनुसार हर दिन रूस युद्ध में $20 बिलियन से ज्यादा खर्च कर रहा है। ऊपर से पश्चिमी देशों ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं। जंग वैसे तो लंबी खींच ही चुकी है, लेकिन अगर यह जल्द खत्म नहीं हुई तो दोनों देशों के अलावा पूरे विश्व पर इसका असर पड़ना तय है। युद्ध में जान का नुकसान जितना होता है, उससे कहीं ज्यादा ऐसा नुकसान होता है जिसकी भरपाई आने वाले कई सालों तक नहीं की जा सकती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार युद्ध की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था मौजूदा के मुकाबले 35% तक कम हो जाएगी। नागरिकों की मौत, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान, व्यापार के रुकने से यूक्रेन का जीडीपी 10% गिर जाएगा। यूक्रेन इकोनॉमिक एडवाइजर के मुताबिक यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को करीब $100 बिलियन का नुकसान हुआ है। यूएनडीपी के मुताबिक अगर यूक्रेन की फौरन आर्थिक मदद न की गई तो यूक्रेन आर्थिक लिहाज से कम 20 साल पीछे जा सकता है। युद्ध की वजह से यूक्रेन में हर दूसरा बिजनेस ठप पड़ा है। जो चल रहे हैं वो अपनी आर्थिक क्षमता से चल रहे हैं। करीब 26 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। हालात बिगड़ने से बचाने के लिए यूक्रेन को हर महीने $250 मिलियन फंडिंग की जरूरत है। तो मुझे लगता है इसमें कोई संदेह नहीं है कि चूंकि जो कंट्री पहले से ही यूक्रेन की जो इकॉनमी एक ट्रांजिट बेस्ड इकॉनमी थी, दैट मीन्स इसका अर्थ ये हुआ कि जो ईयू और रशिया के बीच जो ऑयल एंड गैस का जो एक ट्रेड था, उसके बीच में यूक्रेन की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है वो एक ट्रांजिट कंट्री के रूप में इमर्ज रही है। और इस एज ए ट्रांजिट कंट्री के रूप में जो यूक्रेन की जियोग्राफिकल पोजीशन रही, उसका यूक्रेन ने इतिहास में कई बार उसका एक लेवरेज लिया, जियो स्ट्रेटेजिक कह सकते हैं या कह सकते हैं रणनीतिक रूप से उसका एक समय पर उसका फायदा उठाया। उधर रूस को भी इस जंग में उतरना भारी पड़ रहा है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिकवरी के मुताबिक युद्ध लड़ने के लिए रूस हर दिन $20 बिलियन खर्च कर रहा है। जहाँ तक आर्थिक प्रभाव का सवाल है, मेरा मानना ये है कि इस युद्ध का प्रत्यक्ष रूप से रशिया की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखने को मिला है। हमने देखा है कि स्विफ्ट से जिस तरह से पाश्चात्य देशों ने रूस को बाहर किया है, तो उसका एक असर ये हुआ है कि वहाँ पर स्टॉक मार्केट कोलैप्स हुआ। यूक्रेन में भारी तबाही के बाद अगर रूस युद्ध जीतकर वहां अपनी पपेट सरकार बनाता है तो यूक्रेन के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी भी रूस पर ही आएगी। हालांकि इस सब के बीच रूस की यूरोप को गैस सप्लाई पर फिलहाल कोई फर्क नहीं आया है। पुतिन ने प्रतिबंध लगाने वाले देशों से गैस का पेमेंट रूस की करेंसी रूबल में मांगा है, जिससे डॉलर के मुकाबले रूबल में सुधार आया है। जंग में इस वक्त बढ़त किसी भी मिल रही हो, लेकिन जंग में नुकसान दोनों देशों का बहुत हो रहा है। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।